हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस स्क्वाड। एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल को हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्रैब साइकिल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम है हैंस अडोल्फ क्रेब्स। 1937 में इनका वर्क था ऑक्सीजन कंजम्पशन। इनका जो वर्क था ऑक्सीजन कंजम्पशन पे। इन्होंने पिजन के ब्रीथ मसल्स में इसकी डिस्कवरी की थी और इन 1953 ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। हम बेसिकली बात कर रहे हैं टीसीए आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है फॉर एनर्जी सप्लाई टू द बॉडी। हम बात करें, हम मेनली 3 न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तीनों को हम जब डाइजेस्ट करेंगे तो डाइजेस्ट करने के बाद कार्बोहाइड्रेट एज शुगर, प्रोटीन एज अमीनो एसिड्स, फैट्स एज फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। जब इन तीनों का ब्रेकडाउन होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, तो हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोलाइसिस से हुआ, अमीनो एसिड्स का ट्रांसअमीनेशन से हुआ, बीटा ऑक्सीडेशन से आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का हुआ। तीनों ही आपके लिंक अप होते हैं, तीनों ही आपके फॉर्म करते हैं एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए। अब ये एसिटाइल कोए हमारा एक तरह से आपका एसिटाइल ग्रुप का डोनर है, जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है आपका। और जब सिट्रिक एसिड साइकिल हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल हमारी रन कर रही होती है, तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और हमारे जो हमारे कोएंजाइम्स हैं वो हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि NADH और FADH2। यही रिड्यूस कोएंजाइम्स आगे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ आपका अबंडेंट सोर्स ऑफ ATP हमें देते हैं। तो हमने जनरली पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपका फॉर्म होता है। अब वही हम ये जानेंगे कि सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल में हम बेसिकली बात करें तो यहाँ एसिटाइल कोए का ऑक्सीडेशन होता है और वो आपका CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आपका एसिटाइल कोए का ऑक्सीडेशन हुआ और वो आपका CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। लगभग आपका 66% ऑक्सीजन आपका सिट्रिक एसिड साइकिल कंज्यूम कर लेती है बॉडी में। सिट्रिक एसिड साइकिल आपको एनर्जी सप्लाई नहीं करती, बल्कि आपको कई सारे इंटरमीडिएट्स देती है। सिट्रिक एसिड साइकिल में कई सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो आगे चल के कई सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम सिट्रिक एसिड साइकिल की लोकेशन की बात करें कि सिट्रिक एसिड साइकिल आपकी रन कहाँ करती है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में रन करती है। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी इनर मेम्ब्रेन में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, तो आपको जो कोएंजाइम्स को सिट्रिक एसिड साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक जाने में ईजी रहता है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल आपकी चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, सभी में कॉमन है। अब हम बात कर रहे हैं पूरी क्रैब साइकिल की, सिट्रिक एसिड साइकिल की। हम सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं ऐसे, कि जो आपका फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, आपका फर्स्ट प्रोडक्ट के नाम पर आपका क्या बना हुआ है, सिट्रिक एसिड साइकिल। हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट प्रोडक्ट में। हमारे ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट मॉलिक्यूल फॉर्म हुए। ग्लाइकोलाइसिस से हमारे हम ले लेते हैं 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल फॉर्म हुए। तो पायरुवेट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास एंजाइम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज आपका पायरुवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर देता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज आपका 3 एंजाइम से मिलकर बना होता है, E1, E2, E3। E1 पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, E2 डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, E3 डाईहाइड्रो लिपोइल डिहाइड्रोजनेज।
और इसमें 5 आपके कोएंजाइम्स होते हैं। सबसे पहला कोएंजाइम तो आप जानते ही हैं, कोएंजाइम ए, टीपीपी, एफएडी, एनएडी और लिपोइड। टीपीपी यहाँ पर है थाइमीन पायरोफॉस्फेट, एनएडी निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एफएडी फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और आपका लिपोइड। ये 5 कोएंजाइम और 3 एंजाइम मिलकर आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस आपका मल्टी एंजाइम है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस की हेल्प से आपका एसिटाइल कोए बन जाता है और यहाँ पर आपका रिडक्शन होता है और आपका NAD प्लस से आपका NADH प्लस H प्लस और आपका CO2 रिलीज हो जाता है। पायरुवेट से आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस की हेल्प से आपका एसिटाइल कोए बना और एक CO2 मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो गया और NAD आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो NADH प्लस H प्लस में आपका कन्वर्ट हो गया। फिर हम बात करते हैं आपका एसिटाइल कोए। सबसे फर्स्ट रिएक्शन आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल की, तो वो आपका कैरी ऑन कराता है सिट्रेट सिंथेज। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें आपका सिट्रेट सिंथेज एसिटाइल कोए और ऑक्सिलो एसीटेट को आपका कंडेंस कर कर वो सिट्रेट बना देता है। सबसे पहला प्रोडक्ट आपका सिट्रिक एसिड साइकिल का क्या बना, सिट्रेट, जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आपके 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में 2 पार्ट हैं। आपका सिट्रेट पहले आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन करता है, जिसकी हेल्प से आपका बन जाता है सिस अकोनिटेट। सिस अकोनिटेट, ये सिस अकोनिटेट आपका बना डिहाइड्रेशन की वजह से। आपका एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो आपका बन जाता है सिस अकोनिटेट। सिस अकोनिटेट में आपका फिर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, उसे हम बोलेंगे रिहाइड्रेशन। जब ये रिहाइड्रेशन होता है तो आपका आइसोसिट्रेट फॉर्म हो जाता है। तो सिट्रेट से आपका आइसोसिट्रेट आपका फर्स्ट उसमें हुआ डिहाइड्रेशन, देन उसमें हुआ रिहाइड्रेशन, तब जाके आपका आइसोसिट्रेट फॉर्म हो गया। अब आपका जो थर्ड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन आपकी ध्यान से समझिएगा, उसमें हमारा जो एंजाइम यूज होता है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें आपका NAD प्लस निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड यूज होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और आपका CO2 रिलीज हो जाएगा। तो आपका एक रिडक्शन कोएंजाइम आपका यहाँ बन गया। अब आपका ये जो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं अल्फा कीटोग्लिसरेट। अब अल्फा कीटोग्लिसरेट की आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपका एक कार्बन रिलीज हो गया तो अल्फा कीटोग्लिसरेट आपका 5 कार्बन का रह गया। ये आपका 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन। अल्फा कीटोग्लिसरेट आपका 5 कार्बन कंपाउंड है। अल्फा कीटोग्लिसरेट में भी आपकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम अल्फा कीटोग्लिसरेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम भी लाइक आपके पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस की तरह, इनका इवोल्यूशन आपका एक साथ हुआ है, तो इनके जो कॉम्प्लेक्स हैं और इनमें जो आपके कोएंजाइम्स हैं वो भी आपके सेम हैं। जहाँ पर आपके TPP था, आपका NAD है, FAD है, लिपोएट है, यहाँ पर सब के सब कोएंजाइम्स आपके E1, E2 और 3 इन सभी के साथ मिलके आपका वर्क करते हैं और अल्फा कीटोग्लिसरेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। अल्फा कीटोग्लिसरेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स भी आपका एक मल्टी एंजाइम है। अल्फा कीटोग्लिसरेट डिहाइड्रोजनेस आपका यूज़ करेगा कोएंजाइम को और ये रिएक्शन कहलाती है आपकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ भी आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और आपका कोएंजाइम NAD आपका NADH में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए आपका 4 कार्बन कंपाउंड है। सक्सिनाइल कोए आपका 4 कार्बन कंपाउंड है। इनके बीच सक्सिनाइल और कोए के बीच में थायोईस्टर बॉन्ड बन जाते हैं। सक्सिनाइल कोए और
आपके कोएंजाइम ए और सक्सिनाइल के बीच में थायोस्टर बॉन्ड बन जाते हैं। अब इसके बाद जो आपकी रिएक्शन है सक्सिनाइल कोए आपका कन्वर्ट होगा सक्सीनेट में बाय द एंजाइम सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज। इस एंजाइम को हम सक्सीनेट थायोकाइनेज भी कहते हैं, सक्सीनेट थायोकाइनेज भी कहते हैं सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज को। यहाँ पर आपका जीडीपी आपका यूज होगा और जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जीडीपी प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका जो सक्सिनाइल और कोए के बीच में जो थायोएस्टर बॉन्ड फॉर्म था वो आपका ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एनर्जी निकलेगी वो आपका जीडीपी और पीआई को ऐड करने में हेल्प करेगी और आपका जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जीटीपी आपका एटीपी में भी कन्वर्ट हो जाता है तुरंत। आपका जीटीपी प्लस एटीपी गिव्स एडीपी गिव्स एटीपी प्लस जीडीपी। तो आपका जीटीपी आपका एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। जीटीपी प्लस एडीपी कन्वर्ट इनटू एटीपी प्लस जीडीपी। तो आपकी जो एनर्जी यहाँ पर एक एटीपी फॉर्म हो गया आपका, एक तरह से सही समझ लीजिए। फिर आपकी जो रिएक्शन होगी, आपका जो फॉर्म हुआ आपका यहाँ पे सक्सीनेट, जो भी आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है, सक्सिनाइल कोए से आपका सक्सीनेट बन गया विद द रिमूवल ऑफ कोएंजाइम एंड आपका जीटीपी आपका फॉर्म हो गया। अब सक्सीनेट से जो आपकी रिएक्शन होगी, सक्सीनेट से आपका फ्यूमिनेट बनेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन की हेल्प से आपका जो आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो आपका यहाँ पे जो कोएंजाइम है FAD फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, वो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और FADH2 आपका बन जाएगा और आपका फ्यूमिनेट फॉर्म हो गया। फ्यूमिनेट भी आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। अब फ्यूमिनेट के बाद जो रिएक्शन होगी वो आपकी हाइड्रेशन रिएक्शन कहलाती है, एडिशन ऑफ वाटर। तो फ्यूमिनेट से आपका बनेगा मेलेट विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ वाटर बाय द एंजाइम फ्यूमरेज। फ्यूमरेज की हेल्प से आपका मेलेट फॉर्म हुआ बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन कहलाती है आपकी हाइड्रेशन रिएक्शन। आपका मेलेट फॉर्म हो गया। मेलेट के बाद जो रिएक्शन होती है आपकी, वो रिएक्शन कहलाती है डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें आपका एंजाइम जो यूज़ होता है उसे कहते हैं मेलेट डिहाइड्रोजनेस। मेलेट डिहाइड्रोजनेस की हेल्प से आपका जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सिलो एसीटेट। मेलेट भी आपका 4 कार्बन का कंपाउंड और ऑक्सिलो एसीटेट भी आपका 4 कार्बन का कंपाउंड। तो मेलेट आपका कन्वर्ट हुआ ऑक्सिलो एसीटेट में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम मेलेट डिहाइड्रोजनेस। और यहाँ पे आपका को एंजाइम यूज हुआ NAD और आपका कन्वर्ट हो गया NADH प्लस H प्लस में, और लास्ट आपका बन गया ऑक्सिलो एसीटेट। ऑक्सिलो एसीटेट इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। और फिर आपकी साइकिल फिर से आपका एसिटाइल को आपका बाइंड हुआ और आपका सिट्रेट। इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट होती है। अब सिट्रिक एसिड साइकिल में ऑक्सीडेशन की हेल्प से आपको कितने कोएंजाइम मिले? सबसे पहला आपका एक कोएंजाइम आपका यहाँ मिला आपको, दूसरा कोएंजाइम यहाँ मिला, तीसरा कोएंजाइम आपको यहाँ मिला और चौथा आपको यहाँ मिला। तो आप सिट्रिक एसिड साइकिल में देखेंगे आपको 3 NADH, 1 FADH2 और आपकी 2 जगह कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज हुई। और हम अगर सिट्रिक एसिड साइकिल को हम जो इससे पहले वाली रिएक्शन है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की हेल्प से जो बना था, तो वहाँ भी आपका एक NADH वहाँ फॉर्म हुआ, एक CO2 आपका वहाँ रिलीज हुआ। तो हम दोनों को अगर लिंक करके बोलें तो हम बोल सकते हैं कि इस ओवरऑल में आपके 4 NADH और 3 CO2 और 1 FADH2 आपके फॉर्म हुए। अभी आपके NADH FADH2 आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से आपके हमें ATP प्रोड्यूस करेंगे। और हम बोले हमें ATP कितने मिले, तो हमें ओनली 1 ATP मिलता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। आपका ATP कितना मिला? सिंपल 1, लेकिन वो आपका किस फॉर्म में मिलता है? हमें GTP की फॉर्म में। प्लांट्स में आपका
एटीपी की फॉर्म में जो सक्सेनाइल कोए से सक्सिनेट बनता है वहाँ एटीपी यूज़ होता है। एनिमल्स में जनरली जीटीपी यूज़ होता है, जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्ट होता है, वहाँ एडीपी से एटी में कन्वर्ट होता है। अब हम बात करें सिट्रिक एसिड साइकिल के रेगुलेशन की, तो हम सबसे पहले सिट्रिक एसिड से हम चलते हैं पहले पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस की तरफ, कि वहाँ आपका एसिटाइल कोए जो पायरुवेट से एसिटाइल कोए कन्वर्ट होता है वो आपका इनहिबिट होता है एटीपी से, एसिटाइल कोए से और एनएडीएच से। जब आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एटीपी की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, एटीपी का अमाउंट बढ़ जाएगा या एनएडीएच का अमाउंट बढ़ जाएगा या एसिटाइल कोए का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो वो आपके पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देंगे, जिससे आपका पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये आपकी रेगुलेशन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स वाली हो गई। अब हम बात करें सिट्रेट सिंथेस की। आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में 3 जगह होता है। फर्स्ट आपका यहाँ पर सिट्रेट सिंथेस, सेकंड रेगुलेशन होती है आपकी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम में, और थर्ड आपकी अल्फा कीटोक्यूलेटेड डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ये 3 एंजाइम आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल को रेगुलेट करते हैं मेनली। तो हम सबसे पहले बात करें सिट्रेट सिंथेस की। तो अगर आपके साइटोप्लाज्म में सिट्रेट और एटीपी का अमाउंट आपका इंक्रीज कर रहा है, इनकी दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो वो आपके सिट्रेट सिंथेस को इनहिबिट कर देते हैं। सिट्रेट आपका फीडबैक इनहिबिशन देता है, अपने एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। सेकंड हम बात करें आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस की। यहाँ आपकी एटीपी और एनएडीएच, हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स तो है नहीं एडीएच का, तो जब एडीएच नहीं होगा तो आपका एटीपी भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम अगर इसकी बात उल्टा करें, अगर आपके पास एडीएच का अमाउंट ज़्यादा है तो ये आपकी इस आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस को एक तरह से पॉजिटिव फीडबैक देगा, तो आपकी ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करेगी। लेकिन एटीपी का अमाउंट बढ़ रहा है तो ये इनहिबिट करेगा, और एडीएच आपका इसको प्रोमोट करता है, एडीएच आपका प्रोमोट करता है, और एटीपी एंड एनएडीएच आपके इनहिबिट करते हैं। तो इस तरह से साइकिल आपकी ये रेगुलेट करता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। तीसरा हम बात करें अल्फा कीटोक्यूलेटेड डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की। तो सक्सिनाइल कोए अपने एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, फीडबैक इनहिबिशन देता है। सक्सिनाइल कोए और एनएडीएच इन दोनों का अमाउंट अगर आपके मैट्रिक्स में बढ़ रहा है तो ये दोनों आपके इनहिबिट कर देते हैं अल्फा कीटोक्यूलेटेड डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को। इस तरह से हम 3 स्टेप्स पे, नंबर 1 स्टेप, नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 रिएक्शंस आपकी रेगुलेशन करती हैं। और वहाँ पायरुवेट के केस में आपका एटीपी, एसिटाइल कोए, एनएडीएच आपका इनहिबिट करता है। अब हम बात करें, एक हम ओवरऑल देखते हैं कि हमारा एटीपी कितने फॉर्म होते हैं कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लूकोज से। हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा था 7 एटीपी फॉर्म हुए थे, 9 आपके गेनिंग फेज में बने थे और आपके जो 2 जो हैं यूटिलाइज हुए थे। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस से आपका जो रिएक्शन हुई थी और 2 आपके एनएडीएच फॉर्म हुए थे, तो ये 5 बनते हैं या 3, इसके लिए आपका एक शटल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बाकी के जितने भी जो आपके ये रिड्यूस कोएंजाइम बने हैं ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में बना है, ये आपका साइटोप्लाज्म में बना। अभी साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में 2 टाइप से जाता है, उसको हम बोलते हैं मैलेट शटल, मैलेट एस्पार्टेट शटल, या आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। जब मैलेट शटल आपकी यूज होती है तो आपको NADH से 2.5 ATP ही मिलते हैं, लेकिन जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट वाली शटल यूज होती है तो आपके 1.5 ATP बनते हैं। जब 1.5 होंगे तो यहाँ पे 5 की जगह आपके 3 ATP बनेंगे, और मैलेट वाली आपकी शटल यूज़ होगी तो आपके 5 ही बनेंगे। ये मैलेट शटल और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल वाली पे मैं आपकी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप वहाँ समझ लेंगे कि मैलेट शटल और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल कैसे वर्क करती है और कैसे ये NADPH आपके
साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक ट्रांसफर होता है। अब हम फॉस्फोग्लिसराइड काइनेस से फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 2 एटीपी बने थे, पायरुवेट काइनेस से भी आपके 2 एटीपी बने थे। तो टोटल हम या तो ले सकते हैं 9 या 9, और आपके 2 यूज़ हुए थे, तो हम आपके नेट हमें यहाँ 7 एटीपी आपके ग्लाइकोलाइसिस से गेन होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल की। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस से जो रिएक्शन हुई आपकी, तो आपके 2 NADH आपके फॉर्म हुए, जो आपको ETC में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 5 एटीपी देंगे। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस से भी आपके 2 NADH फॉर्म हुए, वो भी आपको 5 एटीपी देंगे। अल्फा कीटोग्लिसराइड डिहाइड्रोजनेस जो रेस्पिरेटरी चेन का में जब ऑक्सीडेशन होगा वहाँ भी आपको 5 एटीपी मिलेंगे। सक्सिनेट थायोकाइनेज से आपकी जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हुई थी, तो सक्सिनाइल कोया आपका जब सक्सिनाइल और कोए में डिवाइड हुआ था तो आपके 2 GTP बनेंगे। हम एक ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज में आपके 2 पायरुवेट बनते हैं, तो सिट्रिक एसिड साइकिल भी आपकी 2 बार चलेगी। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस आपके 2 FeDH2, मेलेट डिहाइड्रोजनेस की हेल्प से आपके 2 NADH, तो ओवरऑल सिट्रिक एसिड साइकिल से आपको मिले 25। अगर हम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस वाला जो 5 एटीपी हम इसको हटा दें, तो एक एसिटाइल कोए से हमें कितने मिले, एक एसिटाइल कोए से हमें 10 एटीपी के गेन हुआ, एक एसिटाइल कोए से हमें 10 एटीपी गेन हुआ। अगर हम ये पायरुवेट डिहाइड्रोजन वाले एटीपी हटा दें, अगर हम दोनों लिंकअप करके बताएं, तो हम कहेंगे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें सिट्रिक एसिड के साइकिल के थ्रू 25 एटीपी का गेन हुआ। अब हम ओवरऑल करें, जब कंडीशन एरोबिक होंगी, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहेगी, ETC आपकी रन करेगी, सिट्रिक एसिड साइकिल रन करेगी, तो आपका 32 या 30 या 5 या 3, तो 32 या 30 आपके ATP बनेंगे। और अगर कंडीशन एनारोबिक है, तो आपको सिर्फ 2 ATP का गेन होगा, जो कि आपको सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से मिले हैं सिर्फ, क्योंकि ना रिड्यूस कोएंजाइम आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जा पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी है। अगर हम बात करें RBCs की, तो RBCs टोटली डिपेंडेंट रहती हैं ग्लाइकोलाइसिस पे, और RBCs के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का कोई भी एंजाइम अगर एब्सेंट हो, तो उनमें एनीमिया की शिकायत आ जाती है। एनीमिया उन लोगों में देखने को मिलता है। अभी हम ये देखेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल का क्या रोल है एनाबॉलिज्म में। जो नए प्रोडक्ट बनते हैं, जो मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट्स के बनते हैं, वो कैसे दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे में कैसे वर्क करते हैं, और कैसे सिट्रिक एसिड साइकिल दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे से लिंक्ड है। यदि हम पायरुवेट की बात करें, तो पायरुवेट आपका एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है और आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल रन करती है, ये हमें पढ़कर आ रहा है। अब हम पायरुवेट आपका डायरेक्ट ऑक्सिलो एसीटेट में भी कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब हम बात करें, और ऑक्सिलो एसीटेट आपका एस्पार्टेट और एस्पार्जीन को फॉर्म करता है। ये दोनों आपके अमीनो एसिड, और आपका पायरिमिडीन की सिंथेसिस में भी आपका ऑक्सिलो एसीटेट और एस्पार्टेट आपका हेल्प करता है। पायरिमिडीन्स आपके जो DNA में जो बेसिस हैं नाइट्रोजनस बेस, उसी में से आपका एक पायरिमिडीन ग्रुप है, एक आपका प्यूरिन ग्रुप होता है। तो पायरिमिडीन्स आपके ऑक्सिलो एसीटेट की हेल्प से बन रहे हैं इनडायरेक्टली। अब हम बात करें सिट्रेट की, तो सिट्रेट से आपके ज़्यादातर सारे फैटी एसिड्स आपके सिंथेसिस होते हैं। स्ट्रॉल्स, आपका कोलेस्ट्रॉल, सारे हार्मोन्स आपके एक तरह से सिट्रेट से आपके डेरिवेट हैं, क्योंकि सिट्रेट ही आपका ऐसा है जो कि अवेलेबल रहता है इन फ्री सॉल्यूशन। सिट्रेट आपका ओनली रहता है फ्री सॉल्यूशन में अवेलेबल। इन फ्री सॉल्यूशन, जिसकी वजह से आपका सिट्रेट ही आपका एसिटाइल ग्रुप को आपका रिमूव करता है। एसिटाइल कोए से आपके फैटी एसिड की सिंथेसिस हो पाती है। हम बात करें अल्फा कीटोग्लिसराइड की, तो अल्फा कीटोग्लिसराइड आपका फॉर्म करता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट आपका एक तो अमाइनो एसिड बनाता है ग्लूटामीन, प्रोलीन, अर्जिनिन और प्यूरिन्स। प्यूरिन्स जब फॉर्म होते हैं तो उसमें आपका ग्लूटामेट रोल प्ले करता है। ग्लूटामेट आपका उसमें अमाइन ग्रुप को देता है। अब हम बात कर रहे हैं सक्सिनाइल कोए की, तो सक्सिनाइल कोए पोरफायरिन रिंग्स हीम, जो हीम के अंदर पोरफायरिन रिंग्स हैं वो आपका सक्सिनाइल कोए बनाता है।
मैलेट आपका पायरुवेट से भी बन जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, मैलिक एंजाइम। अब हम बात करें ऑक्सिलो एसीटेट की। ऑक्सिलो एसीटेट आपका एक तो एस्पार्टमेट में कन्वर्ट होता है और पायरिमिडिन सिंथेसिस करता है, और ऑक्सिलो एसीटेट आपका फॉस्फोनल पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो जाता है, और फॉस्फोनल पायरुवेट आपका ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पीईपी कार्बोक्सिलेज। अब फॉस्फोनल पायरुवेट ग्लूकोनियोजेनेसिस से आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और फॉस्फोनल पायरुवेट आपका कई सारे अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, सीरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। इस तरह से आप अगर देखें तो एक आपका हाईवे अराउंड रिंग रोड है जो आपका कई सारे रोड्स को कनेक्ट करा हुआ है आपस में। तो सिट्रिक एसिड साइकिल इस तरह से कई सारे मेटाबॉलिक पाथवे से आपकी लिंक्ड है। अब हम बात करें विटामिन की, तो आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में कई इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। आपका B1 थायमिन, जो कि आपका कोएंजाइम है, डिकार्बोक्सिलेशन कराता है आपके अल्फा कीटोग्लिसरेट और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में। हमने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में पढ़ा था थायमिन पायरोफॉस्फेट, तो थायमिन की वजह से वो आपका फॉर्म होता है। B2 राइबोफ्लेविन, हमने FAD पढ़ा हुआ है, तो फ्लेविन आपका FAD की सिंथेसिस में हेल्प करता है। नायासिन निकोटिनिक एसिड, ये आपका निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड को आपका फॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और आपका B5 पेंटोथेनिक एसिड, ये आपका कोएंजाइम का आपका पार्ट है। कोएंजाइम के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कोएंजाइम आपके 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, मार्केप्टो एथाइलामीन और पेंटोथेनिक एसिड, इनके बीच में अमाइड लिंकेज होता है। और आपका फॉस्फेट 3 फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है इनके बीच में, 3 फॉस्फो एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जिसकी वजह से आपका इनके बीच में फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनता है। तो पेंटोथेनिक एसिड आपका कोएंजाइम में प्रेजेंट होता है। तो इन चारों विटामिन की हेल्प से आपकी सिट्रिक एसिड के साइकिल के कई सारे कोएंजाइम बन रहे हैं, और जिससे कि आपकी सिट्रिक एसिड चल रही है। इनमें से किसी के भी एब्सेंट होने से सिट्रिक एसिड साइकिल आपकी अफेक्ट होती है। तो कि आपको सिट्रिक एसिड साइकिल समझ में आई होगी। आगे भी आपको लैब साइंस से रिलेटेड हर वीडियो मिलती रहेगी। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।